नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस क्लास में मैं अखिलेश त्रिपाठी रिजल्ट मित्र परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं संस्कृति के विकास की। भारत में संस्कृति का विकास किस तरीके से हुआ है ना। अच्छा, कोई भी देश हो, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में सभ्यताओं का जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों, वो क्रम से होता है। अचानक से कभी भी किसी सभ्यता में संस्कृति का विकास नहीं होता है और ना ही सभ्यताओं का विकास होता है। यदि मैं भारत की ही बात करूं तो आप सभी भारत के इतिहास से बहुत अच्छे से परिचित हैं, भारत के इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं वनडे एग्जाम वाले क्लास में, और अभय सर, निर्देश सर के निर्देशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत के इतिहास को, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता है पुरा पाषाण काल से। तो पुरा पाषाण काल की स्थिति पर जब आप नजर डालोगे तो आपको लगेगा कि इस समय का मानव जो है वो एक असभ्य मानव है, बर्बर मानव है, खाना बदोश जीवन जीता था। उसका काम ही केवल तीन चीजों पर डिपेंड था। रहने के लिए कोई स्थान मिल जाए, खाने के लिए कुछ मिल जाए, और पहनने के लिए ये ज्यादातर पहनता था जानवरों की खाल को, चमड़े को। बस ये चीजें उसकी आवश्यकता थी। और कहा भी जाता है कि मानव की जो आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां से, इस व्यवस्था से आज हम इस अवस्था में आ चुके हैं कि आज हमारे पास लगभग भौतिक संसाधनों के रूप में बहुत सारी चीजें हैं। यदि हम चाहें तो कुछ भी खरीद सकते हैं या कुछ भी सामान को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। तो आइए जानते हैं संस्कृति का विकास क्या है भारत में। तो देखिए, दो चीजें इस पर बड़ा प्रभाव डालती है। एक तो आक्रमण प्रभाव डालता है और दूसरा माइग्रेशन यानी इन्वेंशन, और दूसरा माइग्रेशन यानी आक्रमण और प्रवास। ये दो बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी देश की संस्कृति को प्रभावित करने में। और यही हुआ दोस्तों भारत के संदर्भ में। ऐसा माना जाता है कि भारत की जो संस्कृति का विकास है या जो प्रभाव है वो अधिकांशतः, यदि हम प्राचीन की बात करेंगे तो ईरान से ज्यादा रिलेटेड मिलता है। क्योंकि भारत में जो प्रमाण मिलते हैं, जैसे हम देखेंगे भारत में जो वैदिक काल रहा है, इस वैदिक काल की बहुत सारी व्यवस्था मध्य एशिया से मिलती जुलती है, जिसका प्रमाण होता है बोगाज गोई का अभिलेख। ठीक है, बोगाज गोई का जो अभिलेख है यहां पर प्रमाण देखने को मिलेगा। तो व्यवस्था पर आक्रमणकारी सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष से धन संपत्ति लूटता है एवं वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाता है। और ये हुआ है भारत में, ऐसा हुआ है। बहुत पहले नहीं हुआ, लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद भारत में यह बहुतायत रूप से आपको देखने को मिलेगा। 11वीं शताब्दी के बाद भारत में ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर भी कब्जा कर लेते हैं, जिससे धीरे धीरे संस्कृति में बदलाव आ जाता है। वहीं प्रवास एक धीमा चरण है जिसमें लोग स्थान परिवर्तित करते हैं। जैसे आपने मेरी वीडियो वो देखी होगी यहूदी समुदाय को लेकर के, कि यहूदी समुदाय के लोगों ने प्रवास किया, माइग्रेशन किया, भारत में आए और भारत में आकर के इन्होंने मलयालम भाषा को सीखा, केरल के जो रीति रिवाज थे स्थानीय तौर के उनको अपनाया, परंपराओं को अपनाया। तो ये जो प्रवास वाला मैटर होता है ना, ये धीरे धीरे संस्कृति में बदलाव लाता है। लेकिन जब कोई आक्रमणकारी आता है ना और वो भारत पर या किसी दूसरे क्षेत्र पर जाकर के आक्रमण करेगा, तो वहां की सारी व्यवस्थाओं को अपने कंट्रोल में करता है। सामाजिक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है, सामाजिक व्यवस्था। यदि उसने सामाजिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में कर लिया तो वहां का पूरा कल्चर व्यवस्था भी कह सकते हैं कि जो उनका कल्चर सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रवास का तत्काल कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन बाद में प्रवासियों एवं ग्राम निवासियों के बीच तनाव को जन्म देता है, जो सांस्कृतिक तनाव को भी बढ़ा देता है। जैसे आज हम देखेंगे तो शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि भारत वैदिक काल से वैदिक धर्म को लेकर चला रहा, फिर बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे संस्कृतियों का बहुत सारे ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृति के राजा आए, अलग अलग संस्कृति के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया और बहुत सारे संस्कृति के राजाओं ने भारत के ही कल्चर को अपनाया। जैसे हम हिंद यवनों को देखेंगे, कुषाणों को देखेंगे, शकों को देखेंगे, पहलवों को देखेंगे, तो ये भारत में आए और भारत के ही कल्चर में रम गए, भारत के ही कल्चर को इन्होंने अपना लिया। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने भारत के कल्चर को नहीं अपनाया, बल्कि भारत के कल्चर पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया।
ठीक, अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। तो हालांकि भारतीयों के बारे में ऐसा माना जाता है कि भारत बहुत सहिष्णु देश है और उसने उनकी संस्कृतियों को भी एक्सेप्ट कर लिया, है ना। हमारा क्या है, विश्व बंधुत्ता का नारा दिया जाता है भारत में, ठीक है। तो महमूद गजनवी जहां सिर्फ धन लूटने की वरीयता दी, वहीं मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। जबकि उपनिवेशवादियों का मतलब होगा पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इन्होंने भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति पर कब्जा कर लिया था। तो ये सारी चीजें ही दोस्तों संस्कृति में बदलाव लाती हैं। जैसे बात समझना, भारत में अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है राजा हर्षवर्धन को। तो जब तक हिंदू सम्राट रहे, हर्षवर्धन के पहले का जो शासन रहा है वो व्यवस्थाओं में एक जैसा देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर आपको कल्चर में कोई व्यवस्था स्थिति खराब होते हुए नहीं दिखेगी, या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती हुई नहीं दिखेगी जिसका विरोध हो। लेकिन आप सभी जानते होंगे, एक सेकंड दोस्तों, हां, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन के बाद जब हमारे देश पर बहुत सारी संस्कृतियों का मिश्रण हुआ, है ना, तुर्की आक्रमण हुए, अरबी आक्रमण हुए, और इन सभी आक्रमणों के पश्चात मंगोल आक्रमण हुए, तो इन्होंने भारत के कल्चर को नहीं अपनाया, बल्कि भारत के कल्चर पर अपना कल्चर स्थापित करने का प्रयास किया, प्रभुत्व स्थापित किया। वहीं कुछ ऐसे भी शासक हुए इनमें से, यानी हम कह सकते हैं 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में कुछ ऐसे भी शासक हुए हैं जिन्होंने भारतीय कल्चर को भी अपनाया, भारतीय कल्चर को भी वरीयता दी। और नहीं अपनाया तो भारतीय कल्चर को उन्होंने एक तरीके से मान्यता भी दी है कि भाई आप अपने त्योहार मनाइए, हम अपने धर्म के त्योहार मनाएंगे। तो कोई तनाव वाली स्थिति नहीं आई। लेकिन उपनिवेशवादी जब भारत में आते हैं, जब अंग्रेज भारत में आते हैं, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, 1813 का मैंने चार्टर अधिनियम पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें स्पष्ट रूप से आपको बताया था कि अंग्रेजों ने भारत में अपने धर्म का बहुतायत प्रचार प्रसार किया, या हम ये मान सकते हैं कि ईसाई धर्म का इतना जोरों शोरों से प्रचार हुआ था कि अन्य धर्मों की बुराई होने लगी। और यही बना था दोस्तों 1857 की क्रांति का कारण, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं कल्चर पर प्रभाव डालती हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, ठीक है। विदेशी वर्सेस स्थानीय, मुगल विदेशी थे, लेकिन कालांतर में उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। मतलब थे विदेशी, लेकिन क्या, मैंने अभी आपको समझाया कि कुछ ऐसे थे जिन्होंने भारत के कल्चर को छेड़ा नहीं, भारत के कल्चर के साथ कोई नुकसान नहीं किया, उन्होंने भारतीय कल्चर को भी अपना लिया, स्थापित किए, एवं स्वयं को स्थानीय माना। साथ ही अधिकांश जनता ने भी उन्हें स्थानीय के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे यदि कोई आएगा और भारत के कल्चर को नहीं अपनाएगा, बल्कि भारत के कल्चर पर अपना प्रभाव डालेगा, तो जनता फिर उसको अपना नहीं मानेगी, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, मैं एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। गांधी जी विदेशों में पढ़े थे, है ना, विदेशों में रहे हैं, और भारत में आकर के उन्होंने, आपने देखा होगा कि गांधी जी ने धोती पहनना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अधिकांश जनता कुछ इसी प्रकार का पहनावा पहन रही है भारत में। तो एक्चुअल में क्या किया, जनता से जोड़ने का प्रयास किया था उन्होंने। जनता मतलब यदि वो सूट बूट पहन के रहते तो जनता उनको अपने में समझ नहीं पाती, है ना, अपना में नहीं समझ पाती कि ये हमारे अपने हैं। वो यही समझते कि ये थोड़ी से अफसर लेवल के, बात करने से भी डरते। तो ये चीजें प्रभाव डालती हैं। और जब मुगल आए, उन्होंने भारतीय कल्चर के साथ मेलजोल बढ़ाया, मेलजोल किया, तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई यहां पर, ठीक है। स्थानीय रूप में भी भारत की जनता ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए, साम्राज्यवादियों का मकसद उपनिवेशों से धन एवं अन्य आर्थिक लाभ कमाकर अपने देश ले जाना था। जैसे अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हम जो है भारत से ज्यादा धन कमा करके भारत ले जाएंगे। भारत में कई यूरोपीय देश आए, जिसमें अंग्रेजों ने हमारे यहां लंबे समय तक शासन भी किया, लेकिन ना तो अंग्रेजों ने और ना ही भारतीयों ने उन्हें स्थानीय माना। मतलब ना ही अंग्रेजों ने अपना माना भारतीयों को, और ना ही भारतीयों ने उनको अपना माना। प्रवास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो दोस्तों, मनुष्यों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है ना। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जो जन्म स्थान है वो अफ्रीका महाद्वीप है। लगभग 60,000 वर्ष पूर्व भारतीयों ने अफ्रीका से प्रवास किया था। लगभग 10,000 पहले ईरानी किसानों के पूर्वज भारत आए थे, और इन्होंने सर्वप्रथम भारत में आकर के गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट करी। दक्षिण पूर्व एशिया से 4,000 वर्ष पहले ऑस्ट्रो एशियाई लोग यानी मुंडा ने प्रवेश किया, जिसने चावल की खेती भारत में स्टार्ट कर दी। लगभग 3500 वर्ष पहले मध्य एशिया के रास्ते यूरेशिया से आर्य भारत में आए, जो अपने साथ घोड़े,
मतलब संस्कृति के रूप में आप देख रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ पर कृषि डेवलप हुई, फिर ऑस्ट्रेशियाई आए जिसमें मुंडा बोलते हैं, चावल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 3500 में मध्य एशिया यानी यूरेशिया के रास्ते से आ रहा है और ये अपने साथ घोड़ों को लेकर के आएंगे। फारसी साम्राज्य में 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में साइरस द ग्रेट एवं डेरियस के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर लगातार कई आक्रमण किए, है ना। इन्हीं को अपन बोलते हैं साइरस और डेरियस के हिंद यवन आक्रमण। ठीक है, इन आक्रमणों के फलस्वरूप नई प्रकार की संस्कृतियों का डेवलपमेंट हुआ, उनके कल्चर हमारे भारत में आएंगे तो हम लोग जो है नए नए रूप में, जैसे ईरानी आक्रमण हुए तो हमने अभिलेखी संस्कृति को देखा, है ना, कई सारी लिपियों को देखा, तो ये प्रभाव डालती है दोस्तों। फारसियों को ही अरामी या अरामाइक लिपि शुरू करने का श्रेय जाता है, जो बाद में खरोष्ठी लिपि में विकसित हुआ, और इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं को का लिखने के लिए किया जाने लगा। मतलब संस्कृत भाषाओं को भी हम जो है अरामाइक और खरोष्ठी लिपि में लिखने लगे थे। क्रमवार विकास क्या है, तो दोस्तों साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करने एवं केंद्रीकृत प्रशासन फारसियों की विशेषता थी, जिसे बाद में मौर्यों ने और गुप्त वंश के शासकों ने भी अपना लिया था। जैसे अशोक के बारे में माना जाता है कि अशोक ने अभिलेख लिखवाए, लेकिन प्रभावित कहां से था, ईरान से था, क्योंकि अभिलेखों को लिखाने की परंपरा ईरान से स्टार्ट हुई। इन वंशों द्वारा फारसी राजाओं की तरह ही शक्ति प्रदर्शन के लिए स्तंभों का निर्माण किया गया, स्तंभ लेख लिखवाए गए, शिलालेख लिखवाए गए, है ना। मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ, जो पूरे दक्षिण एशिया में फैल गया था। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कुछ विदेशी जनजातियां हैं जो भारत में आई हैं या भारत के साथ उनका संबंध रहा है। 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच में कई विदेशी जनजातियां भारत आई, जो मुख्यतः गंगा बेसिन मतलब उत्तर मध्य भारत से लेकर के हिंदू कुश पहाड़ों के माध्यम से फारस तक विस्तृत व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ऐसे विदेशियों में सबसे पहले हम यूनानियों को देखेंगे, सीथियन को देखेंगे, पार्थियन को देखेंगे और यूची मतलब कुषाण। तो हिंद यवन, पहलाव, शक, कुषाण इनको देखेंगे। इनमें से कुषाणों ने जैन एवं बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। जैसे आप देखेंगे कनिष्क, तो कनिष्क ने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को समर्थन दिया था। मुद्रा के रूप में सिक्कों को लोकप्रिय बनाया और पत्थर मूर्ति कला का विकास किया, है ना। गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली भी जो है कुषाणों के समय में विकसित हुई। गुप्तों के शासन काल में मध्य एशिया से हूण आए। हूण एक बर्बर जाति थी जिन्होंने गुप्त वंश एवं बौद्ध मठों दोनों का नाश कर दिया। मतलब इन्होंने संस्कृति पर नाश किया, मतलब हमारे भारत की संस्कृति पर एक अपोजिट प्रभाव डाला। इसके अलावा हम देखेंगे हूणों के आक्रमण के कारण रोमन साम्राज्य से सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध का भी पतन हो गया। इस दौरान व्यापार का महत्व भी घट गया, जिससे कृषि का विकास हुआ, कृषि का डेवलपमेंट हुआ हमारे देश में। और इस चरण में बौद्ध व्यापारिक संस्कृति से सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मण कृषि या मंदिर संस्कृति में परिवर्तित हो गया। यही कारण होता है दोस्तों कि हम गुप्त काल को मंदिरों का स्वर्ण काल भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर बौद्ध व्यापारी जो है या बौद्ध संस्कृति जो है नष्ट होकर के ब्राह्मण कृषि या मंदिर संस्कृति जो है स्टार्ट हो गई थी। संस्कृत दरबारी भाषा बन गई, है ना। चाहे आप देखिए कनिष्क का देखिए या समुद्रगुप्त का देखिए, गुप्तों में देखिए, सातवाहनों को देखिए, तो किसी को भी आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण भाषा होगी ये इनकी संस्कृत भाषा हो जाएगी। और यह अफगानिस्तान से वियतनाम तक फैल गई। इस्लाम का आगमन होगा हमारे भारत में, और जैसे इस्लाम का आगमन होगा तो कहीं ना कहीं इस्लाम भी प्रभाव डालेगा भारत पर, इस्लामिक संस्कृति का भी प्रभाव होगा। इस्लाम 7वीं सदी में अरब से उभरा और धीरे धीरे भारतीय तटीय राज्यों तक पहुंचा। भारत में शुरुआती मस्जिदें गुजरात, कोंकण एवं केरल से मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गया, और जैसे दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ लगातार संस्कृति में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश में इस्लामी प्रभाव नहीं था, अरबी प्रभाव नहीं था, तुर्की प्रभाव नहीं था, लेकिन अब भारतीय संस्कृति में इस्लामी संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी, है ना। और इसमें भी ऐसा होगा कि फारसी दरबारी भाषा बन जाएगी, जो दरबार राजा महाराजाओं की भाषा बन गई। मंदिर के बदले मस्जिदों का वर्चस्व बढ़ने लगेगा। ब्राह्मणों के बदले तुर्क, फारसी एवं अफगानों का वर्चस्व बढ़ेगा। सूफी संतों के मान में वृद्धि होगी और उन्हें पूर्व में ब्राह्मणों को मिलने वाले विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे। जो ब्राह्मणों को अधिकार मिलते थे भारत में, अब संस्कृति एकदम से बदल जाएगी। किनको मिलने लगेंगे? जो सूफी संत होंगे इनको मिलने लगेगा। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दिया जाएगा, कर आधारित एकता प्रणाली में बदल दिया जाएगा, जो मुगलों के दौरान मनसबदारी प्रथा बन जाएगी। तुर्कों ने लेखन प्रणाली में कागज एवं तुलम को प्रचलित किया था। मतलब कागज और तुलम एक प्रकार की व्यवस्था है लिखने की, पत्र व्यवहार करने की या आदेश जारी करने की, इस व्यवस्था को बदला। पुर्तगाली से ब्रिटिश उपनिवेशवाद। अब जब हमारे देश में पुर्तगाल आए तो यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों उपनिवेशवाद की। लगभग 1510 में
बीजापुर सल्तनत द्वारा गोवा पर विजय, मतलब क्या किया गया था कि गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया गया था जो है बीजापुर की सल्तनत के माध्यम से, और जिसने बाद में पुर्तगाल को पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में वर्चस्वता प्रदान कर दी। पुर्तगालियों ने समुद्र का प्रयोग करना सिखाया एवं ऐसे कर लगाए जो पहले कभी नहीं लगाए गए थे। जैसे आपने पढ़ा होगा, पुर्तगालियों ने भारत में शांत जल नीति या इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में भी हम लोग देखते हैं, इसको लागू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये एक प्रकार का टैक्स था जो ऐसे जहाज जो हिंद महासागर के रास्ते भारत में प्रवेश करेंगे या व्यापार करेंगे उनको देना होता था। तो एक नए प्रकार का कर देखने को मिलेगा। इसी में से एक कार्टेज व्यवस्था, यही है समुद्री कर। कार्टेज मतलब ये शांत जल नीति है दोस्तों। था पुर्तगालियों को ईसाई मिशन, प्रिंटिंग प्रेस एवं स्थानीय भाषाओं का अनुवाद शुरू करने का श्रेय जाता है। और पुर्तगालियों के बाद डच, फ्रेंच एवं अंग्रेज भी भारत आए, जिन्हें औद्योगिक क्रांति ने प्रेरणा दी। औद्योगिक क्रांति ने विश्व भर में सामंती तरीके और कृषि व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह एवं अफगानी अब्दाली के आक्रमण 1761, जैसे पानीपत का युद्ध बोलते हैं, तृतीय युद्ध, ने मुगल सल्तनत एवं मराठों को कमजोर कर दिया, जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार ने उठाया और ब्रिटिश उपनिवेशवाद स्थापित हुआ। और फिर हमारे देश में जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद स्थापित हो गया तो हमारे देश में अभी तक इस्लामी संस्कृति का प्रभाव होगा। अब इस्लामी संस्कृति का तो रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ बढ़ जाएगा ईसाई संस्कृति का विकास। तो हमारे देश में बहुत सारी, पहले वैदिक संस्कृति थी, सभ्यता जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती चलेगी, वैदिक संस्कृति में बहुत सारे ईरानी संस्कृति आएगी, क्योंकि ईरानी संस्कृति से मिलते जुलते बहुत सारी चीजें नहीं है, है ना। और धीरे धीरे तुर्की संस्कृति, अरबी संस्कृति, इस्लामी संस्कृति, है ना, मंगोल संस्कृति, फिर धीरे 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 जो है ईसाई संस्कृति का भारत में बोलबाला हो जाएगा। और आज आप देखोगे भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। आज हमारे देश में लगभग सभी संस्कृतियां निवास करती हैं। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। और आप लोग क्या सोचते हैं भारत में संस्कृति को लेकर के, ठीक है। भारत एक, जैसे भारत पर एक कई बार आरोप लगता है कि भारत एक सहिष्णु देश है, कि असहिष्णु देश है। दोस्तों इस पूरे वीडियो को पढ़ने के बाद आप निश्चित तौर पर यह कह पाओगे कि हमारा देश सभी को एक्सेप्ट किया है। हमारे देश की जनता ने, चाहे वो तुर्की रहे हो, चाहे अरबी रहे हो, चाहे हिंदी वन रहे हो, चाहे शक रहे हो, कुषाण रहे हो, कोई भी रहा हो, या ब्रिटिशियस रहे हो यानी ईसाइयत रहे हो, कोई भी रहा हो, हमने सबको एक्सेप्ट किया है। तो भारत पर ये जो आरोप लगता है कि भारत एक असहिष्णु देश है, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। भारत जितना सहिष्णु देश शायद ही कोई हो। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।